अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। यूँ तो इश्यूज़ इस वक़्त मेरे सामने बहुत से हैं। क्या मोहसिन नकवी साहब की सेनेट की सीट जा रही है? एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान में इतनी ज़्यादा तनाव की कैफ़ियत क्यों पाई जाती है? सिंध हाई कोर्ट में किसने डीएचए को चैलेंज कर दिया 6000 एकड़ के मसले पे? लेकिन सबसे पहले सबसे अहम वो इश्यू है जिसकी वजह से मैं पूरी रात यहाँ अमेरिका में सो नहीं सका। मुझे बहुत उम्मीद थी कि पाकिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आज रिज़र्व सीट्स जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, उसका फ़ैसला करके ही उठेंगे। शायद मैं नादान, नासमझ, बेवकूफ़ या मासूम हूँ, लेकिन मेरी इस गलतफ़हमी की वजह ये है कि हर दफ़ा काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने यही फ़रमाया कि कल इसका आखिरी दिन है। आज भी उन्होंने वादा कर रखा था कि आज का दिन समात का आखिरी दिन है। लेकिन ऐसा ना हो सका बदकिस्मती से, और काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने 2 जुलाई को एक बार फिर इस केस की समाअत को एडजॉर्न कर दिया, मुलतवी कर दिया। कोई 1 आध दिन से मुलतवी नहीं किया, पूरे उठा के 7 दिन मुलतवी किया, और ये केस अब इसकी अगली समाअत हो रही है 9 जुलाई 2024 को। ये मामला आखिर है क्या? ये बार-बार केस एडजॉर्न क्यों होता है? It has both the positions, exclusion and inclusion. Inclusion is also under the proviso. If they join the party within prescribed period, they get excluded. And that Political party has been excluded by the election commission, and that is the question. Now would be a very grave constitutional violation committed by the election commission itself. तो फिर सवाल ये है कि ये समाअत बार-बार एडजॉर्न क्यों हो रही है? अपने पिछले वीलॉग में मैंने ये क्लेम किया था, ये दावा किया था कि एक जंग वो है जो अदालत के अंदर लड़ी जा रही है, दूसरी सियासी जंग वो है जो अदालत के बाहर इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान में लड़ी जा रही है। अगर हम अदालत के अंदर की जंग को देखें, जो लाइव ब्रॉडकास्ट और फुटेज हमें मिलती है फॉर्चुनेटली काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की मेहरबानी से, वहाँ आप देखते हैं कि बहुत से वकला कहीं उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होते हैं, कहीं इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, कहीं सियासी जमातों के वकील हैं, कहीं तहरीक इंसाफ के वकील हैं, कहीं कोई और है। ये लोग खड़े होकर जज साहिबान के सामने जब अपने आर्गूमेंट्स और दलील देते हैं, तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली उनको ये कहते हैं कि आर्टिकल 88 को देख लें, 92 को देख लें, 98 को देख लें, 185 को देख लें। फिर आप देखते हैं कि थके हुए बोर जज साहिबान जो हैं वो अपने सामने रखी हुई, जो उनके टेबल पे रखी हुई मोटी-मोटी कानून की किताबें हैं, उसके सफ़ों को पलटने लग जाते हैं, फिर वहाँ से सवालात पूछे जाते हैं। इस एक्सरसाइज़ को अगर आप बहुत ही मासूमाना ज़हन से देखें तो आपको ये तासुर होता है कि शायद यहाँ पे दलील और यहाँ पे आर्गुमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है, लेकिन असल में शायद दलील और आर्गुमेंट मैटर करता ही नहीं है। अगर आप दलील और आर्गुमेंट की नेचर भी देखें तो भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बिकॉज़ गुज़िश्ता 24 घंटे में और आज के दिन एक बार फिर काज़ी साहब ये कहते हुए भी पाए गए कि हक क्या है, इंसाफ क्या है, हमें तो आइन को देखना है। मुझे नहीं पता कि हक क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता कि इंसाफ क्या चीज़ है, बिकॉज़ ये दोनों अल्फाज हैं जो बाकी जज साहिबान इस्तेमाल कर रहे हैं कि हक तो ये है, इंसाफ तो ये है, हमें इंसाफ करना है, हमें हक को देखना है। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब कह रहे हैं कि ना तो हक मैटर करता है यहाँ पे, ना इंसाफ मैटर करता है। मैं तो सिर्फ़ आइन को देखूँगा, हमारी तो ज़िम्मेदारी ये है कि हमने आइन की तशरीह करनी है। इसी चीज़ की तरफ मैंने एग्ज़ाम्पल देते हुए कहा था कि सूरज ऊपर चमक रहा है, सवा नेज़े के ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग कानून की किताबों से सूरज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ सूरत हाल यह है कि जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक, मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह इलेक्शन कमीशन के वकील को और अटॉर्नी जनरल को बार-बार पॉइंटेडली ये पूछते हैं कि हमें ये तो समझा दें कि इतनी बड़ी सियासी जमात सारी की सारी इकट्ठी इंडिपेंडेंट में कैसे कन्वर्ट हो गई? आपने क्या जादू किया, क्या कुलिया लगाया, क्या फ़ॉर्मूला लगाया कि पूरी जमात ही इंडिपेंडेंट्स और आज़ाद उम्मीदवारों में कन्वर्ट हो गई? अब सवाल ये है कि जो चीज़ यहाँ पे बड़ी ऑब्वियस है, सवाल से पहले जो चीज़ बड़ी ऑब्वियस आपको अब तक नज़र आ जाती है कि ये जो सारी जंग अदालत के अंदर और अदालत के बाहर हो रही है, इसमें काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब अपनी बका की, अपनी एग्ज़िस्टेंस की, अपनी नौकरी की जंग लड़ते हुए हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एडजॉर्नमेंट क्यों हो रही है बार-बार? एडजॉर्नमेंट इसलिए हो रही है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को ये एतमाद नहीं है कि कितने जज साहिबान जो हैं वो इस वक़्त इनके साथ हैं। अगर उन्हें एतमाद होता कि 7-8 जज साहिबान उनके साथ मुकम्मल तौर पे खड़े हैं, उनसे एग्री करेंगे, तो शायद ये केस बहुत दिन पहले ख़त्म हो गया होता। अब वो बाहर क्या जंग हो रही है जो मैटर करती है? फ्राइडे के दिन से हमें ये पता है,
ये उड़ते-उड़ते खबर सुन रहे हैं ज़बानी तयूर के कि डिफेंस मिनिस्टर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब की ड्यूटी लगाई गई है नवाज शरीफ साहब की तरफ से, पीएमएलएन की तरफ से, कि उन्होंने बहुत सी अहम मुलाकातें करनी हैं और काजी फ़ायज़ ईसा साहब की उन्होंने मदद करनी है। इस हवाले से वो गाड़ी और मोटर लेके फिर भी रहे हैं, उन्होंने बहुत मुलाकातें भी की हैं, लेकिन कोई हल उस तरह का निकल नहीं पा रहा। ज़हन में रखिए कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब सितंबर 2023 में जब चीफ जस्टिस बने, तो इस साल 1 साल और 1 महीना तकरीबन उनकी टर्म जो है वो ख़त्म हो जाती है। और ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हुए या ख़याल करते हुए भी पाए गए हैं, 2 किस्म की एक्सटेंशंस यहाँ पे हो सकती हैं कि काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब का टेन्योर, चीफ जस्टिस का टेन्योर 3 बरस का कर दिया जाए या 5 बरस का कर दिया जाए। एक खबर ये भी है कि अगर 5 बरस कर दें, तो मंसूर अली शाह साहब से मुकम्मल तौर पे जान छूट जाएगी, बिकॉज़ 5 बरस अगर काज़ी फ़ायज़ ईसा 4 बरस और बैठेंगे, तो मंसूर अली शाह साहब जो हैं, वो रिटायर हो जाएँगे और कहानी जो है, वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये गेम और ये ख़्वाहिश ऐसी है जो इंक्रीज़िंगली बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस लगती है, बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक लगती है। असल डिसीजन इन द एंड जो है वो तो ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट ने करना है। और काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब के 2 मास्टर्स मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ हैं। एक उनके मास्टर हैं जनाब नवाज़ शरीफ साहब और दूसरे मास्टर उनके हैं जनाब एस्टेब्लिशमेंट। काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब के अगर आप कैरियर को देखें, जब वो एक कराची में कामयाब वकील थे, वहाँ से सीधे वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचना, हुदैबिया केस करना, फिर उनका रेजीम चेंज ऑपरेशन में बड़ा अहम रोल प्ले करना और 2019-20 में उनका लंदन फ्लैट्स वाले स्कैंडल और कंट्रोवर्सी से बच जाना। हर जगह पे आपको नवाज शरीफ साहब का साया जो है वो काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ नज़र आता है। लेकिन अब गेम जिस स्टेज पे जाके फंस गई है, इस पे नवाज शरीफ साहब अकेले काजी फ़ायज़ ईसा साहब को इस मरहले से, इस चैलेंज से निकाल नहीं सकते। यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट के फरिश्तों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अपेरेंटली लगता ये है कि एस्टेब्लिशमेंट किसी सोच में है, उसके फरिश्ते या तो इतने एक्टिव नहीं हैं जितना उनको होना चाहिए, या बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहे कहीं पीछे से। और उसकी वजूहत क्या है, क्योंकि कहने वाले ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट बहरहाल एक इदारा है, एस्टेब्लिशमेंट की एक बहुत बड़ी दुनिया है और एस्टेब्लिशमेंट बहुत सी सोचों में स्टेज के ऊपर पड़ी हुई है। एस्टेब्लिशमेंट ये देख रही है कि यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कांग्रेस ने 368 वर्सेस 7 से एक फैसला कर दिया है पाकिस्तान के हवाले से, जहां वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को इंश्योर किया जाए, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स को इंश्योर किया जाए, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को इंश्योर किया जाए। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात पे उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। वो कहते हैं उसकी बड़ी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरी तरफ से एस्टेब्लिशमेंट देखती है कि यूएन के वर्किंग ग्रुप फॉर आर्बिट्री डिटेंशन जो है, उसने एक बड़ा सख्त किस्म का फैसला कर दिया है इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान की डिटेंशन और गिरफ्तारियां जो हुई हैं वो सारी की सारी गैर कानूनी हुई हैं, आर्बिट्री हुई हैं, मनमानी करके की गई हैं, कोई कानून उसमें नहीं था। एस्टेब्लिशमेंट ये भी देखती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने एक बगावत कर दी है, एक अच्छा खासा वक्त पड़ा हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट ये भी देखती है कि बहुत से एटीसी जज जैसे मोहम्मद अब्बास हैं, वो भी उन्होंने अलम बगावत उठाया हुआ है। उनकी देखा देखी लाहौर हाई कोर्ट के जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे जनाब मलिक शहजाद अहमद खान साहब जो हैं, वो भी उस बगावत में शामिल हो गए। वो देख रहे हैं कि उनको निकाल के सुप्रीम कोर्ट में लाया तो पीछे शाहिद करीम जो हैं, उन्होंने अलम बगावत उठाया हुआ है। तो इस्टेब्लिशमेंट इन तमाम चीज़ों को देखती है और इस्टेब्लिशमेंट ने इसके हिसाब से ही फैसला करना है। इस तमाम सूरत हाल के बावजूद बहुत से लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि अगर आप सारे लोगों की प्रोफाइल देखें, तो जितनी अच्छी और मुनासिब प्रोफाइल एस्टेब्लिशमेंट की और नवाज शरीफ साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से काजी फ़ायज़ ईसा साहब की है, इतना बड़ा लॉयलिस्ट, इतना बड़ा वफादार जो है, वो सिस्टम को और निज़ाम को, चौधरी निज़ामुद्दीन को मिल नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ से भी कुछ आर्गुमेंट्स हैं। वो आर्गुमेंट्स ये हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब एक स्पेंट कैट्रिज हैं, एक ऐसी गोली हैं जिसका बारूद खर्च हो चुका हुआ है, या दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकती। ऐसा क्यों है? उसके बारे में ये ख्याल है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तारीख में ग़ालिबन पहले चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने सितंबर 2023 से जून 30 2024 के दौरान सिर्फ 8 महीने में अपनी तमाम तर मॉरल अथॉरिटी और शख्सियत को वो खो चुके हैं। उनका तमाम एतबार ख़त्म हो चुका है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 8 महीने से कम टाइम पीरियड में पाकिस्तान का सारा ही मीडिया तकरीबन उनके ख़िलाफ़ हो चुका है। सारी सियासी जमातें, ख़ास करके सबसे बड़ी जमात, उनको शक की नज़र से देखती है। पढ़े लिखे लोग, दूसरी तरफ से यूनाइटेड नेशन के इदारे, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कम्युनिटी और वकील, वो सभी काजी फ़ायज़ ईसा साहब पे एतमाद खो चुके हैं। और यूँ काजी फ़ायज़ ईसा साहब एस्टेब्लिशमेंट के लिए अब किसी एसेट के बजाय एक लायबिलिटी में बदल चुके हैं। वो एक स्पेंट कैट्रिज हैं और एस्टेब्लिशमेंट मंसूर अली शाह साहब के साथ भी रह सकती है।
कोई भी हो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इस्टेब्लिशमेंट के पास इतनी ताकत है कि वो अपनी बात उससे मनवा ही सकती है, खा उसको किसी भी तरह से प्रेशर देना हो। 8-10 का, 7-10 का फ़र्क तो हो सकता है, 1-10 का फ़र्क किसी चीफ जस्टिस के साथ नहीं पड़ सकता। ये वो चैलेंज है, ये वो सूरत हाल है जिसमें काजी फ़ायज़ ईसा साहब को वो ग्रीन सिग्नल नज़र नहीं आ रहा बाहर से, जिस ग्रीन सिग्नल के वो इंतज़ार में हैं। इसीलिए पहले उन्होंने 3-4 दिन मांगे थे, जब फ्राइडे से उठा के उसको मंडे पे फेंका, मंडे से ट्यूसडे पे फेंका, अब उसको अगले हफ्ते 9 जुलाई पे फेंका है, क्योंकि काजी साहब इंतज़ार कर रहे हैं कि वो ग्रीन सिग्नल फरिश्तों की तरफ से कहीं आ जाए बैकग्राउंड में, ताकि जज साहिबान उनके कंट्रोल में आए। तो देखें कि यहाँ पे होता क्या है। अब मैं एक और डेवलपमेंट की तरफ मैं आ जाऊँ, जिसका ताल्लुक है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनके दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटे में बहुत ही तेज़ी से तनाव की कैफ़ियत में इज़ाफ़ा हुआ। इस तनाव की कैफ़ियत में पहले तो मिनिस्टर शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एमक्यूएम के ख़िलाफ़ और डिमांड किया कि कामरान तेसूरी, जो कि गवर्नर हैं सिंध के, वो रिज़ाइन कर दें। लेकिन अब इस टेंशन की पूरी सिचुएशन के अंदर बिलावल ज़रदारी भुट्टो भी आपको बहुत ज़्यादा सरगर्म नज़र आते हैं, और उन्होंने भी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं वो एमक्यूएम के हवाले से दी हैं। बैकग्राउंड इसका क्या है? बैकग्राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग है। बैकग्राउंड ये है कि गुज़िश्ता चंद दिनों में सिंध हाई कोर्ट ने सिंध के 140 डिपार्टमेंट्स में रिक्रूटमेंट के हवाले से एक फ़ैसला दिया, और पूरे सिस्टम को मेरा ख़्याल है उन्होंने सस्पेंड कर दिया। ये सिंध हाई कोर्ट का एक ऐसा फ़ैसला था जिसका एमक्यूएम पाकिस्तान की लीडरशिप ने बड़ा खुल के वेलकम किया। खालिद मकबूल सदीकी साहब ने स्टेटमेंट्स दी, फिर फ़ारूक सत्तार साहब ने उनकी तायद की, और उनका कहना था कि सिंध हाई कोर्ट ने उस इंतहाई गलत निज़ाम को जो कि पीपल्स पार्टी ने कायम कर रखा है, कोटा सिस्टम का, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 70 से बनाया था, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिंध में ही क्यों अर्बन एंड रूरल कोटा बना दिया, जहाँ रूरल को 60% और अर्बन को 40% उन्होंने सीटें दी। वो तो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, पूरे पाकिस्तान में उन्होंने इस किस्म का अर्बन एंड रूरल कोटास क्यों नहीं बनाए? और ये सारा का सारा गलत बना हुआ है, जिसमें नालायक निकम्मे लोग जो हैं वो पोजीशंस ले लेते हैं, और ये पोजीशन सारी खराब। ये वो पोजीशन है जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी सख्त रिएक्ट कर रही है। यही वो चीज़ है जिसे वो कह रहे हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान वाले सिंध के अंदर अर्बन रूरल और एक तबकाती नफरत जो है, एक नफरत पैदा कर रहे हैं, हेटरेट पैदा कर रहे हैं। इसलिए कामरान तेसूरी, जो कि इनके सरगुना हैं गवर्नर सिंध की हैसियत से, इन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए। थोड़ा सा अगर हम ठंडे दिल से इसे देखें, अगर हम देख सकें, तो एमक्यूएम यहाँ पर हक पे है, उसका मौक़िफ़ सही है। कराची जैसे बड़े शहर को एक आज़ाद इंडिपेंडेंट शहर होना चाहिए। जब मैं अपना रेगुलर टेलीविज़न प्रोग्राम किया करता था, तो दर्जनों दफ़ा मैंने इस तरफ इशारा किया। मैं कहता था कि जिस तरह से लंदन एक इंडिपेंडेंट शहर है, सिंगापुर है, दुबई है, हिंदुस्तान में दिल्ली है, मुंबई का शहर है, इसी तरह से कराची डिज़र्व करता है कि वो एक आज़ाद इंडिपेंडेंट शहर हो, जिसके मेयर को टोटल वहाँ की इंतज़ामिया के ऊपर कंट्रोल हो, उसके बजट पे कंट्रोल हो, उसके टैक्स कलेक्शन पे कंट्रोल हो, पुलिस उसकी हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सारी को मेयर जो है वो कंट्रोल करता हो। लेकिन अब जब मैं अमेरिका में आया हूँ, तो मैंने एक और ही कैफियत देखी है। अमेरिका में अपेरेंटली 1,09,000 छोटे बड़े शहर हैं। कुछ शहर बहुत ही छोटे हैं, कुछ उनको सीडीएस वगैरह भी कहा जाता है, ये कम्युनिटीज़ हैं। लेकिन 19,000 इनकॉर्पोरेटेड, 19,000 से ज़्यादा अमेरिका में इनकॉर्पोरेटेड सिटीज़ हैं। ये वो इनकॉर्पोरेटेड सिटीज़ हैं जहाँ एक इलेक्टेड मेयर है, जिसकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है, अपना बजट है, अपने वो टैक्सेस कलेक्ट करता है, उसके पास अपनी पुलिस है, अपने स्कूल्स हैं, अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट है। अगर 19,000 इनकॉर्पोरेटेड शहर अमेरिका में हो सकते हैं, छोटे-छोटे, बिल्कुल उनकी हैसियत भी कुछ नहीं है। बाज़ 30 तो बड़े शहर हैं, जो बड़े-बड़े शहर हैं, जिसमें न्यूयॉर्क वगैरह है, कैलिफोर्निया। तो कराची तो बेचारा 25 मिलियन का कहते हैं शहर है, 25 ना करें 20 ही कर दें। इतना बड़ा शहर जो है, उसको हर सूरत में एक आज़ाद इंडिपेंडेंट शहर होना चाहिए। एमक्यूएम पाकिस्तान फॉर वंस ठीक कहती है, और पीपल्स पार्टी एक नाजायज़ बात कर रही है। अब मैं कुछ दूसरी डेवलपमेंट की तरफ आ जाऊँ। गुज़िश्ता 24 घंटे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग आईएसपीआर की प्रेस रिलीज़ मैंने अखबारात से देखी, फिर मैंने प्रेस रिलीज़ भी देखी, जिसमें आईएसपीआर ने दावा किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, लकी मरवत में और खैबर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है, और इनमें से कुछ उनके नाम वगैरह भी हैं, मुल्ला दिस एंड मुल्ला दैट एंड माविया वगैरह, और ये बड़े ख़तरनाक थे और ये बड़े वांटेड थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब कोई वांटेड होता है, तो आपने उसको गिरफ्तार करना है, अरेस्ट करना है, ताकि आप उसको इन्वेस्टिगेट कर सकें, ताकि आप
उसका नेटवर्क ढूँढ सकें, आप देख सकें कि कौन किससे मिला हुआ है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कहाँ इनके ठिकाने हैं, कौन इनको जगह देता है, कौन इनको कम्युनिकेशन में मदद देता है, पैसा कहाँ से आता है, बजाय इसके कि आप उनको मार डालें। लेकिन हर चंद दिन के बाद एक ऐसी प्रेस रिलीज़ इश्यू होती है, जिससे आपको पता चलता है कि 6, 7, 8, 10, 15 जो दहशतगर्द हैं, वो जहन्नम वासिल कर दिए गए हैं। अगर आप सिर्फ़ इस साल के पहले 6 महीनों को देख लें, तो सैकड़ों इस हिसाब से लोग जो हैं, कई सौ दहशतगर्दों को मारा जा चुका है। दुनिया में कोई भी काउंटर इंसर्जेंसी इस तरह से कभी कामयाब नहीं हुई कि आप दहशतगर्दों को मार दें। आपने इन्वेस्टिगेट करना है, नेटवर्क्स का कला कमा करना है और उसके बाद आपने उनको एक्सपोज़ करने के बाद उनके जो पैटर्न, मेंटर्स या उनके पीछे जो ताकतें होती हैं, उनको आपने उनसे अलग भी करना है और उनसे आपने नेगोशिएट भी करना है। हमें ये प्रोसेस कहीं होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जो बड़ी परेशान-कुन सूरत-ए-हाल है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो है जहां आप देखते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में एक पिटिशनर गए हैं जिनका नाम मालूम नहीं हो पा रहा, जिन्होंने डीएचए कराची और सिंध में जो डीएचए ने चंद दिन पहले सिंध हुकूमत से 6000 एकड़ ज़मीन मांगी हॉक्स बे में समंदर के ऊपर। वैसे उनको शोधा के लिए घर बनाने हैं रेजिडेंशियल, लेकिन वो कहते हैं कि वो घर भी सारे समंदर के ऊपर होने चाहिए खूबसूरत, ताकि फैमिली बड़ी खुश रहें। तो ये जो 6000 एकड़ की एलोकेशन है, इसे एक पिटिशनर ने सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। पिटिशनर कहता है, पिटिशन की खासी किस्म की डिमांड्स हैं, वो कह रहा है कि ये ज़मीन जो है गरीब लोगों को अलॉट होनी चाहिए, सिंध के मुलाज़मीन वगैरह को, और इससे पहले भी डीएचए ने कितनी ज़मीन ली है। लेकिन एक उनकी ऑब्जेक्शन ये भी है कि डीएचए ने ये जो ज़मीन उसको ट्रांसफ़र दी गई है, इसका मुआवजा कितना दिया है, इसके टैक्सेस वगैरह कितने दिए हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है होनी चाहिए। ज़हन में सवाल ये पैदा होता है कि इन दी अन इस्लामिक नॉन रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिसको आप कह सकते हैं जो वीगो किंगडम है, द वीगो रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये कौन पिटिशनर इतना दलेर है जिसने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है? क्या वाकई ही शेर के मुंह में हाथ डाला है? ये इस पिटिशन का मकसद ये है कि सिंध हाई कोर्ट से आप इस पूरी चीज़ को कुछ टैक्सेस और कुछ पैसे की डिटेल दे के सिंध हाई कोर्ट का एक ऐसा ऑर्डर हासिल करें जिसके नतीजे में ये 6000 एकड़ जो हैं ये लीगलाइज हो जाएं। ये भी एक तरीका होता है पाकिस्तान में। हो सकता है मैं बिल्कुल गलत कह रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसी नॉन रिपब्लिक है, अन इस्लामिक नॉन रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, कि यहाँ जो भी चीज़ देखने में लगती है उसकी हकीकत वो नहीं होती, उसे आपको शक से देखना पड़ता है। तो शक ये गुजरता है कि कहीं इस पूरी चीज़ को फॉर्मलाइज करने का तरीका तो नहीं है कि अदालत से आप अपने ऊपर ही एक केस करवा दें, एक पिटिशनर खड़ा कर दें और उसके ये आगे चलेगी बात तो क्लियर होगा, लेकिन अभी इसको एक शक की नज़र से देखना चाहिए कि आखिर इतना दलेर पिटिशनर कौन है जिसने मौजूदा हालात में शेर को चैलेंज कर दिया। अब मोहसिन नकवी साहब की भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि क्या मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनकी सेनेट की सीट जाएगी या चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की पोजीशन से वो जाएंगे? बिकॉज एक पिटिशनर ने खासी स्ट्रॉन्ग पिटिशन लाहौर हाई कोर्ट में डाली है। पिटिशनर का कहना ये है, उसके वकील का, कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं जब वो चेयरमैन बने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो ये एक ऐसी सर्विस थी उनकी, एक पोजीशन थी जिसमें उनके पास कॉम्पनसेशन प्रिविलेज है और इसको एक पोजीशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। ये एक सर्विस ऑफ प्रॉफिट थी और जब आप एक सर्विस ऑफ प्रॉफिट में होते हैं तो आप सेनेट का मेंबर इलेक्ट नहीं हो सकते और आर्टिकल 63 का सबसेक्शन सी एंड डी कहता है कि आप बिल्कुल नहीं हो सकते अगर आपके पास एक पोजीशन ऑफ प्रॉफिट पहले से गवर्नमेंट की एग्जिस्ट करती है। अब सवाल ये है कि वैसे तो अदालत ने बड़ा लाइट काम किया है, केस तो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है कि नहीं हो सकते, लेकिन अदालत ने पिटिशनर को ये कहा है कि आप अपनी पिटिशन मेंटेनेबल है, इसे साबित करें। अब सवाल ये होगा कि अगर वाकई ये चीज़ आगे चली तो मोहसिन नकवी साहब फिर सेनेट की पोजीशन से जाएंगे या चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड छोड़ेंगे? मेरा तो ख्याल ये है कि सेनेट की पोजीशन उनकी जानी चाहिए, बिकॉज चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होते हुए उनको सेनेट का मेंबर जो है वो इलेक्ट किया गया। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये पिटिशनर कितना सीरियस है, ये इसके पीछे खड़े लोग जो हैं वो कितने सीरियस, किसने कराई आखिर, ये पिटिशनर खुद तो नहीं आया होगा, कहीं से आया है। एक आखिरी डेवलपमेंट देख लें कि अज़हर माशवानी साहब के भाइयों की जो पिटिशन है उसकी एक बार फिर मंडे के दिन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई, जहां पे अज़हर माशवानी के वालिद साहब ने जो पिटिशन दाखिल की, उन्होंने कहा मेरे जो दोनों बेटे हैं ज़हूर माशवानी, प्रोफेसर ज़हूर माशवानी और मज़हर माशवानी जो हैं, इन्हें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने उठा रखा है। मंडे के दिन फेडरल गवर्नमेंट के एक जुडिशल ऑफिसर ने अदालत को ये बताया कि तमाम कॉरेस्पॉन्डेंस की गई है, पाकिस्तान की जितनी भी पुलिसिंग और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबको रब्ता किया गया है। वो सब कह रहे हैं कि ये भाई हमारे पास नहीं है, आसमान उन्हें खा गया, ज़मीन उन्हें, ये आसमान निकल गया, ज़मीन खा गई, पता नहीं क्या जुमला होता है, पर वो कहाँ है किसी को नहीं पता। तो अब अदालत जो है उसका एटीट्यूड मुझे बड़ा अजीब लगा, जहाँ पे हाई कोर्ट के जज साहब ने, कि उन्होंने 1 जुलाई को अगली तारीख जो इसकी समाअत की डाली है वो 18 जुलाई डाली है। लगता है अदालत को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मीनवाइल खबर ये आई है कि अज़हर माशवानी साहब ने अपना ट्विटर हैंडल जो है
वो डिलीट कर दिया है, ख़त्म कर दिया उसे। क्यों कर दिया उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल ख़त्म किया? उनसे ये डिमांड की गई है कि भाइयों की अगर खैरियत चाहते हो तो अपने ट्विटर हैंडल को डिलीट कर दो। ये खुद से ही उनको ख़्याल आ गया, ये क्लियर नहीं है। अलबत्ता मुझे आज की ये सूरत हाल देख के लाहौर हाई कोर्ट की मोहसिन अख्तर कियानी साहब की बहुत याद आई कि जिस तरह से उन्होंने स्टैंड लिया था उस कश्मीरी शायर अहमद फ़रहाद शाह पे, काश लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब जो हैं, ये भी इसी तरह से स्टैंड लें अज़हर माशवानी के भाई के लिए, और जिस तरह दूसरे जज साहब जो हैं वो स्टैंड लें डॉक्टर शहबाज गिल के भाई के लिए, तो शायद कोई बात बन पाएगी। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।